जय हिंद। मैं गोपाल जी ठाकुर आप सभी को गुरुकुल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ये मेरा पॉलिटी का 4th नंबर का वीडियो है। इसमें हम लोग समझेंगे कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि भारतीय संविधान का निर्माण और भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसमें समझेंगे। ये वीडियो हम इंग्लिश में बना रहे हैं, मतलब पीपीटी इंग्लिश में है। इससे पहले जो भी वीडियो है वो हिंदी में है और आईपीएल का जो वीडियो था वो इंग्लिश में था। और ये फर्स्ट पॉलिटी का वीडियो है जो कि इंग्लिश में हम बना रहे हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट टाइम कौन से व्यक्ति थे जिनके माइंड में कौन से मतलब संविधान के बारे में माइंड में आया, तो वो 1934 में एम एन रॉय थे, जिनके माइंड में ये आइडिया आया कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होना चाहिए इंडिया का। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा फर्स्ट टाइम ऑफिशियली इसका डिमांड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिमांड किया गया कब? 1935 में। लिखा हुआ है 1938 जवाहरलाल नेहरू और ड्राफ्ट बिहाफ ऑन द आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस declared that the constitution of free India must be formed without outside influence मतलब कि बाहर का कोई व्यक्ति हमारे संविधान में इंटरफेयर न करेंगे। जितने भी हम संविधान जो बनाएंगे वो इंडियन उसमें मिलकर उसको बनाएंगे, बाहर का कोई व्यक्ति उसमें नहीं मिलेंगे। इलेक्टेड बाय द बेसिक ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स होता है कि जो युवा संघ सभी भी होते हैं उस तरह का सभी का निर्णय और सभी के मत के साथ जो है सो संविधान का निर्माण किया जाए। उसके बाद लिखा है डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड मतलब उसको फाइनली एक्सेप्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कब? 1940 में। उस टाइम जो है तो वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, इसलिए उनका भी कमजोर मतलब वो कमजोर हो चुके थे जिस कारण से उनके पास मजबूरी था, कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मान गए कि ठीक है इस तरह का कुछ प्रावधान है आप लोग का, तो हम मानने के लिए तैयार है, जिसे हम लोग अगस्त ऑफर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 1942 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन के नाम से इन्हें जाना जाता है। वो इंडिया उनको भेजा गया प्रपोजल मतलब कि जो ड्राफ्ट था उसके प्रपोजल ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ऑन द फॉर्मिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्ट आफ्टर द वर्ल्ड वार टू। तो उन्होंने क्या कहा, कौन? क्रिप्स, कि ये जो अभी वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा है ना इसको खत्म होने दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग की जो बात है उसको मान लिया जाएगा। तो वो क्या चाहते थे कि ये वर्ल्ड वार तक कम से कम जो है इंडिया जो है इंडिया में जितने भी हैं वो सभी शांत रहे, बाद में इनको तो किसी तरह दबाना है। लेकिन इस तरह का माहौल था नहीं, क्योंकि बहुत मतलब एक लास्ट स्टेज में जो बोलते हैं उस तरह का पहुंच गया था और उनको भी फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ा। वो वर्ल्ड वार सेकंड तक कोई इंडिया नहीं रुकने वाले थे, वो भी एक्सेप्ट किए कि अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद क्रिप्स प्रपोजल वेयर रिजेक्टेड बाय द मेनी पार्टीज। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हम भारतीय जो थे उनमें ही दो पार्ट्स में डिवाइड होने लगे। मतलब एम के गांधी पोस्टेड बाय द मैसेचुसेट्स। और क्या हुआ कि उसके बाद वो मुस्लिम लीग जो कि मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो टू स्टेट्स मतलब टू कंट्री का डिमांड करें सेपरेट और टू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का डिमांड करें। मतलब बनेगा तो वो बोल रहे थे कि बनेगा सही है, लेकिन दो बनना चाहिए, एक मुस्लिम के लिए और एक हिंदू के लिए। So finally a cabinet mission was sent to India while rejected the idea of two। लेकिन वहाँ से जो कैबिनेट मिशन भेजा गया था वो इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं इस तरह का चीज़ जो है सो नहीं हो सकता है, अगर आप लोग को बनाना है तो एक बनाए, दो नहीं बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मतलब सीए जहाँ पे लिखा रहेगा आप लोग समझ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन इज द नवंबर 1946 अंडर द शेड्यूल फॉर्मेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। उसमें कैबिनेट मिशन का प्लान लाइन है। इसका फीचर्स क्या था, इसमें टोटल स्ट्रेंथ कितना मतलब टोटल सीट कितनी थी? 389, जिसमें कि 296 सीट्स वेयर अलॉटेड मतलब कि ब्रिटिश इंडिया जो थे उनको दिया गया और 292 मेंबर्स वेयर टू ड्राफ्ट फ्रॉम द 11 गवर्नेंस प्रोविंस मतलब कि प्रोविंस मतलब जो आज स्टेट है उसमें से इतने आदमी क्या किए रिप्रेजेंट किए। 2 and 4 फ्रॉम द 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस, 1 फॉर
ईच मतलब सभी के लिए, प्रत्येक के लिए एक जो है सो चीफ कमिश्नर का आयोग किया गया। 93 सीट्स टू द प्रिंसियली स्टेट। प्रिंसियली स्टेट्स क्या थे, जो कि राजा और रजवाड़े थे ना, तो बहुत राजा रजवाड़े थे जो कि अपने मत में ही बेदंग रहते थे। उनको था कि हाँ अलग रहना है, अलग रहना, उनको अलग से सीट, इसीलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको अलग से जैसो 93 सीट्स प्रोवाइड करवाए। लिखा हुआ इच प्रोविंस एंड द प्रिंसियली स्टेट्स अलॉटेड सीट्स इन द प्रोपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन। वहाँ का जो जनसंख्या था उसके हिसाब से उनको जैसो सीट का बंटवारा किया गया। उसके बाद लिखा हुआ है ब्रिटिश प्रोविंस द वेयर डिसाइडेड अमॉन्ग द थ्री प्रिंसेस कम्युनिटी, मतलब तीन में डिवाइड कर दिया, एक मुस्लिम, एक सिख एंड जनरल। एक मुस्लिम और सिख और जो बचे सबको जनरल में डाल दिया गया, उनका मतलब जनसंख्या के हिसाब से उनको सीट दिया गया। मेंबर्स इलेक्टेड बाय द ओन कम्युनिटी, मतलब सब अपने अपने जाति का लोग जीते अपना मेंबर चूज कर सकते हैं। इन द प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वोटिंग मेथड ऑफ द प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट, और जो जिसको चुनेंगे वो उनके जाति को, उनके कम्युनिटी को जैसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। उसका लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेड द प्रिंसिपल स्टेट्स एंड द नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द, लेकिन जो वहाँ के प्रिंसियली स्टेट्स के थे अब उनको कौन समझाए, वो तो अपने ही करते, मैं तो राजा हूँ, मुझे जो मन करे वो करूँगा। लेकिन इस तरह का तो चलने वाला था नहीं, और हमारे जो भारतीय संविधान निर्माता थे उनको भी सभी को लेकर चलना था। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो व्यक्ति थे प्रिंसिपली स्टेट को, उनके द्वारा ही उनको चुनने का स्वतंत्रता दे दिया गया। लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज टू बी पार्टी इलेक्टेड एंड द पार्टी नॉमिनेटेड बॉडी, वो नॉमिनेटेड बॉडी मतलब नॉमिनेट किया जाता था। मेंबर्स वेयर टू बी इंक्लूडेड इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। ये उस टाइम का कुछ है सो पिक है। आप लोग ये बताइए कि ये जो लेफ्ट साइड में जो पिक है उनमें किन का पिक है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। और ये संविधान सभा का है कुछ। उसके बाद लिखा हुआ है इलेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड, मतलब इलेक्शन करवाया गया कब, इन जुलाई अगस्त 1946 में, इसके लिए इलेक्शन करवाया गया जुलाई 1946 में। लिखा हुआ इंडियन कांग्रेस वन, मतलब इंडियन कांग्रेस कितना है 208 सीट्स एंड मुस्लिम लीग 73 एंड द इंडिपेंडेंट, मतलब जो अदर बच के रिमेनिंग 15 सीट्स वो जीते। लिखा हुआ 93 सीट्स अलॉटेड टू द प्रिंसिपली स्टेट्स वेयर नॉट filled filled as they had decided to stay away from कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। लेकिन जो जो 93 थे वो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भाग नहीं, जो राजा रजवाड़े थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या किया, पार्टिसिपेट नहीं किए। लेकिन डिसाइडेड द स्टे अवे फ्रॉम सीएम, मतलब उससे वो साइड रहे। लिखा हुआ असेंबली कंपेयर्स द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, मतलब जितने भी जाति जितने भी वर्ग के थे सभी को रिप्रेजेंट करना था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, एससी, एसटी इंक्लूडिंग, मतलब वुमेन, जो जितने थे ऑल इन पीपल्स को रिप्रेजेंट करने का काम किया गया। असेंबली इंक्लूडेड ऑल द इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन एट दिस टाइम, लेकिन जो उस टाइम पर्सनैलिटी थे, मतलब जो इम्पोर्टेंट थे व्यक्ति, विथ द एक्सेप्टेशन महात्मा गांधी, सभी मतलब कि जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सब लोग क्या थे, असेंबली में शामिल थे। लेकिन महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो कि इसमें शामिल नहीं थे। आप मेरा थंबनेल भी देखेंगे तो वही है कि महात्मा गांधी संविधान सभा का भाग क्यों नहीं लिए या उसमें क्यों नहीं पार्टिसिपेट किए। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, महात्मा गांधी का कहना था एकदम ग्रांड, मतलब ग्राउंड लेवल का जो है सो वोटिंग कराया जाए और उसके बाद संविधान का निर्माण कराया जाए। और एक बार वो बोले भी कि जब संविधान बनाने के लिए बैठे आप लोग तो भारत का उस गरीब व्यक्ति के बारे में सोचिए जो कि एकदम गांव में रहता हो, उसका भलाई किस में हो। उनका कहना भी था कि इंडिया का आत्मा गांव में बसता है। तो वो इस कारण से कुछ रीजन था जिस कारण से वो पार्टिसिपेट नहीं किए, जो कि उस टाइम संभव भी नहीं था। उस टाइम उतना लार्ज स्केल पे इलेक्शन करवाना संभव नहीं था, क्योंकि हम लोग तब तक स्वतंत्र नहीं हुए थे। 1946 की बात हो रही है, तब तो हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, पैसा नहीं था, बजट नहीं था उतना कि उतना उतना लार्ज स्केल पर जैसो
इलेक्शन करवाया जाए। तो उनका भी कहना कुछ हद तक सही था, लेकिन उसके लिए तो बजट चाहिए, तो वो था नहीं, तो हो नहीं पाया, जिस कारण से वो क्या रहे, इस सब चीज़ से साइड रहे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उसके बाद लिखा हुआ है वर्किंग ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब किस तरह से वर्किंग मतलब काम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। लिखा हुआ है फर्स्ट मीटिंग ऑन डिसम्बर 9 दिसंबर 1946 अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर्स। मतलब इलेक्शन में कितने भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली 211 मेंबर क्या कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। लिखा हुआ है मुस्लिम लीग बाइकॉट, मतलब मुस्लिम लीग जो थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, वो क्या किया, इसको बाइकॉट किए, मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए, वो अलग से पाकिस्तान का डिमांड करने लगे। फाइनली डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, द ओल्डेस्ट मेंबर, वाज इलेक्टेड एज द टेम्पोररी प्रेसिडेंट। एक टेम्पोररी प्रेसिडेंट के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को 2 दिन के लिए चुना गया था। एक्चुअली में होता क्या है, अभी भी आप लोग नॉर्मल भी देखेंगे, घर में अगर कोई काम होता है, कुछ होता है, तो लोग बोलते हैं कि अच्छा ये घर के बड़े हैं, इनको करने दीजिए, या ये तब तक बने नहीं जब तक वो नहीं आएंगे। तो सच्चिदानंद सिन्हा से जो संविधान सभा में थोड़ा बुजुर्ग थे, तो उनको जैसे टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद लिखा हुआ है ऑन डिसम्बर 11 1946, लेकिन ठीक 2 दिन बाद ही 1946 में 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी बनाया गया, और 11 दिसंबर 1946 को फिर जो है सो क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फाइनली जो है सो पार्लियामेंट जो है सो प्रेसिडेंट बनाया गया। एस सी मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली बनाया गया, और सर बी एन रॉय वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ टू द असेंबली। वो एडवाइजर ग्रुप में उनको अपॉइंट किया गया। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो में आप लोग समझे होंगे जो हम समझाने का कोशिश किए हैं, और ये इंग्लिश में मेरा फर्स्ट वीडियो है। आप लोग बताएं कि इंग्लिश सही है या हिंदी सही है, आप लोग का जिस तरह से रिस्पॉन्स रहेगा उस तरह से ही काम किया जाएगा। और एक बात, आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चैनल नया है, आप जितना सपोर्ट करेंगे ये चैनल उतना ही आगे बढ़ेगा, और आपकी ज़रूरत है इस चैनल को। अभी आने वाला टाइम में ये बहुत अच्छा चैनल बनने वाला है, इसलिए आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब और बहुत ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।